अन्य चंद्रमा यूरोपा जैसे ही हो सकते हैं। प्रारंभिक शीतलन अवधि के बाद उनके पास महासागर होंगे, शायद सैकड़ों मील मोटे बर्फ की अपेक्षाकृत पतली परत से ढके होंगे। आंतरिक ताप के साथ ज्वारीय तापन इन महासागरों को तरल बनाए रखता है और शायद उन्हें पृथ्वी की सतह से ऊपर के तापमान पर भी रखता है। यूरोपा जैसे चंद्रमा जीवन के विकास के लिए प्रमुख उम्मीदवार है, लेकिन यह दूर का पृथ्वी के आकार का चंद्रमा है जो हमें सबसे अधिक दिलचस्पी देता है। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। आइए इस चंद्रमा को हेवन -5 कहते हैं। हमारी धारणा के अनुसार की हेवन में बृहस्पति की तरह 4 गैलीलियन प्रकार है। चंद्रमा इसके आकार के कारण हेवन 5 के प्रारंभिक गठन से निकलने वाली गर्मी धीमी गति से नष्ट होगी। हम उम्मीद करते हैं कि प्रारंभिक पिघलने से लोहे और निकल जैसी भारी सामग्री को केंद्र में डूबने की अनुमति मिल जाएगी, ताकि पृथ्वी की तरह इस चंद्रमा का भी भारी कोर हो। इसके अलावा चंद्रमा के आकार के कारण हम उम्मीद करते हैं कि रेडियोधर्मी नाभिक से ताप तीव्र होगा। नतीजतन हम उम्मीद करते हैं कि यह चंद्रमा उसी तरह की टेक्टोनिक गतिविधि प्रदर्शित करेगा जो हमने पिछले अध्याय में 55 कैम्प्रिए पर देखी थी। आंतरिक भाग से पिघली हुई सामग्री लगातार सतह पर लाई जाएगी और शायद प्लेट टेक्टोनिक्स के अपने संस्करण को संचालित करेगी। सामग्री को चंद्रमा से लाया जाएगा। आंतरिक भाग में भाप और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें होंगी जो सतह पर रिलीज होंगी। हालांकि आईओ जैसे चंद्रमाओं के विपरीत हेवन 5 उन गैसों पर टिके रहने के लिए काफी बड़ा है, इसलिए यह एक वातावरण प्राप्त करेगा, संभवतः कार्बन डाइऑक्साइड और शायद आणविक हाइड्रोजन से समृद्ध वातावरण। और यह हमें इस दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक विशेषता की ओर ले जाता है, ग्रीनहाउस प्रभाव के समान कुछ का अस्तित्व। हम पृथ्वी के ग्रीनहाउस प्रभाव के बारे में इस तरह सोचने के आदी है, सूरज की रोशनी सतह पर आती है क्योंकि वातावरण दृश्य प्रकाश के लिए काफी हद तक पारदर्शी है। हालांकि ऊर्जा को अवरक्त विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में वापस भेजा जाता है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवशोषित किया जाता है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति सतह के तापमान को सामान्य तापमान से ऊपर बढ़ा देती है। इस परिदृश्य में ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है कि सतह पर आने वाली गर्मी का स्रोत महत्वपूर्ण नहीं है। वार्मिंग प्रभाव तब संचालित होता है जब वह गर्मी अंतरिक्ष की ओर वायुमंडल में ऊपर की ओर विकिरणित होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हेवन 5 में कोई आने वाली तारे की रोशनी नहीं होगी, लेकिन इसके आंतरिक भाग में तीव्र गर्मी के स्रोत होंगे और यह गर्मी इसकी सतह को अवरक्त में विकिरणित कर देगी। जैसे ही यह विकिरण अंतरिक्ष में भागने की कोशिश करता है, इसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवशोषित किया जाएगा और चंद्रमा की सतह उसी तरह गर्म हो जाएगी जैसे पृथ्वी की सतह ग्रीनहाउस प्रभाव से गर्म होती है। हम ऐसे परिदृश्यों की कल्पना भी कर सकते हैं जिनमें आंतरिक गर्मी और वायुमंडलीय वार्मिंग का संयोजन सतह के तापमान को इतना ऊंचा रखता है कि महासागरों में परल पानी लहे। हेवन 5 दूसरे शब्दों में बिल्कुल पृथ्वी जैसा दिखेगा, सिवाय इसके कि आकाश में कोई सूर्य नहीं होगा। हमारे जैसे प्राणियों के लिए जो दृश्य प्रकाश का उपयोग करके दुनिया के साथ बातचीत करते हैं, चंद्रमा की सतह हमेशा के लिए अंधकारमय होगी। अंतरतारकीय अंतरिक्ष का अंधकार चंद्रमा पर विकसित होने वाले किसी भी जीवन की संभवतः आंखें होंगी जो अवरक्त विकिरण को देखती है, क्योंकि हेवन 5 पर प्रचुर मात्रा में गर्मी है। हम ध्यान दें कि पृथ्वी पर कुछ जानवरों जैसे पीट वाइपर के पास ऐसे अंग हैं जो इंफ्रारेड में देखते हैं। तो अब यह स्पष्ट है कि हमने अपने काल्पनिक दुष्ट ग्रह को हेवन क्यों कहा। तारे की अनुपस्थिति के बावजूद इसके चंद्रमाओं में तरल महासागर हो सकते हैं, शायद सतही महासागर भी। अंतरतारकीय अंतरिक्ष की ठंडी गहराइयों में इसके चंद्रमा वास्तव में जीवन के आश्रय स्थल हो सकते हैं। संभवतः सतह पर भी जीवन हो सकता है। हालांकि हमें यह समझना होगा कि हेवन जैसे सिस्टम का पता लगाने की हमारी संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं है। यह परावर्तित प्रकाश से नहीं चमकेगा क्योंकि यह किसी तारे के करीब नहीं है और इसका अपना कोई प्रकाश स्रोत नहीं है। हमारी दूरबीनें इसे नहीं पकड़ पाएंगी
और हमारे लिए इसके हस्ताक्षर लेने के लिए इसे पृथ्वी के करीब से गुजरना होगा। अवरक्त लेकिन ऐसे रहने योग्य दुष्ट ग्रह सर्वव्यापी हो सकते हैं। जाहिर है जिस प्रणाली का हमने वर्णन किया है वह काल्पनिक है। हालांकि हमारा तर्क है कि यदि दुष्ट ग्रह वास्तव में उतने ही सामान्य हैं जितना अनुमान लगाया गया है, तो वहाँ लगभग निश्चित रूप से एक हेवन खोजा जा रहा है। एक बड़े चंद्रमा पर सतह महासागर का अस्तित्व असंभव नहीं है, लेकिन इसका अस्तित्व इस पर निर्भर करेगा सतह पर बहने वाली आंतरिक गर्मी की मात्रा पर। गंभीर रूप से थोड़ी ज्वार भाटा के साथ यह गर्मी गठन और रेडियोधर्मिता की गर्मी से आएगी। ये दोनों स्रोत समय के साथ कम हो जाएंगे, इसलिए अंततः चंद्रमा की सतह के महासागर जम जाएंगे। बर्फ के इंसुलेटिंग गुण शायद लंबे समय तक पानी को तरल बनाए रखने के लिए पर्याप्त होंगे। यह सवाल कि क्या ऐसे वातावरण में जीवन विकसित हो सकता है, इस पर उचित लोगों में मतभेद है। हम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ हम केवल यह ध्यान देंगे कि एक बार ऐसा करने में सक्षम होने के बाद हमारे अपने ग्रह पर जीवन बहुत तेजी से विकसित हुआ। इसलिए यह कल्पना की जा सकती है कि हेवन 5 पर जीवन विकसित हो सकता था, जबकि चंद्रमा की सतह पर महासागर था। या यदि ऐसा नहीं होता तो उसके आसपास गहरे समुद्र के छिद्र होते। हम यह प्रश्न विज्ञान कथा लेखकों पर छोड़ देंगे कि वह जीवन कैसा होगा।